जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटे तौर पर अवगत करा दूं कि जो पिछले क्लास में हम लोगों ने जिस विषय पर चर्चा किया था उसमें क्या क्या चर्चा किया था, वहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे क्लास। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्यारे बच्चों जो चर्चा किया हुआ था उस टॉपिक का नाम था भ्रमण, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है पर्यटन प्रविधि। ठीक है, तो उसमें जो मुख्य मुख्य तत्व थे उस पर हम लोगों ने चर्चा किया, जैसे उसकी अवधारणा क्या है, पर्यटन का अर्थ क्या होता है। बहुत सारे कहीं न कहीं जो शिक्षाविद हैं उन्होंने पर्यटन को परिभाषित भी किया है, तो परिभाषा भी हमने देखा था। उसके पश्चात उसका क्षेत्र क्या होता है, क्या उसके लाभ होते हैं, क्या दोष होते हैं, इन सब बातों पे कहीं न कहीं हमने चर्चा किया था। क्या सावधानियां रखनी चाहिए, मोटे मोटे तौर पे हमने कहीं न कहीं उस पर चर्चा किया। आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक नए टॉपिक के रूप में है जो आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नाम है शिक्षण की नवीन विधाएँ। ठीक है, विधा को हम लोग कहीं ना कहीं उपागम के रूप में भी ले रहे हैं और उपागम को अंग्रेजी में अप्रोच बोला जाता है। तो अगर आपको ये समझना है कि ये क्या होता है शिक्षण के नवीन विधाएं, तो आपको एक शब्द समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी आप आगे की चीज़ें समझ पाएंगे कि ये है क्या। तो प्यारे बच्चों, उपागम शब्द समझ लीजिए, क्योंकि हर एक विषयों में कहीं ना कहीं उपागम आ जाते हैं। तो ये क्या है ये समझ लेते हैं पहले। तो उपागम जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, उप धन आगम। उप का अर्थ होता है समीप और आगम का अर्थ होता है पहुंचना या पहुंचाना। तो किसी भी विषय वस्तु के समीप जिन साधनों की सहायता से पहुंचा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उपागम कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी विषय आप पढ़ते होंगे उसमें बहुत सारे उपागम प्रयोग किए जाते होंगे, जिसकी सहायता से उस विषय वस्तु को सरल या आसान प्रभावशाली बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है क्या नवीन विधाएं, इसको पहले समझ लेते हैं, जिसमें इसकी अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेंगे, फिर जो उपागम की चर्चा आएगी उसको समझा जाएगा। तो देखिए, शिक्षण प्रणाली में शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं या रहते हैं, क्योंकि जो शिक्षण प्रणाली है वो तभी प्रभावशाली माना जाता है जहाँ पर शिक्षक और छात्र की सहभागिता ज़्यादा होती है। इसीलिए हम कहीं ना कहीं एक आगे पढ़ेंगे जो उपागम है वो सहभागी शिक्षण भी है, जहाँ पर जितना शिक्षक सक्रिय रहता है उतना ही छात्र को भी सक्रिय रहना चाहिए। अगर दोनों सक्रिय हैं तो वो बच्चा वहाँ पर ज़्यादा सीखता है। तो सहभागिता दोनों की रहनी चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि शिक्षक एवं छात्र सक्रिय रहते हैं एवं उनके बीच शाब्दिक तथा अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती रहती है। तो मौखिक रूप से भी कहीं ना कहीं उनको बताया जाता है और सांकेतिक रूप से कहीं ना कहीं उनको बताया जाता है। तो ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों अंतःक्रियाएं चलती रहती हैं। शाब्दिक में हम मौखिक रूप से या शब्दों के माध्यम से बोल करके प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, और अशाब्दिक में हम संकेतों के माध्यम से करते हैं। जैसे खड़ा कराना है तो ऐसे हाथों से इंडिकेशन कर देंगे, बैठाना है तो बैठा देंगे। फिर उसके बाद सर से भी हम कहते हैं ऐसे, इस तरीके से अगर कह रहे हैं, बोल नहीं रहे लेकिन सिर्फ ऐसे कह दे रहे हैं, इसका मतलब बैठने के लिए कहा जा रहा है। इस तरीके से किया जाए इसका मतलब खड़े होने के लिए कहा जा रहा है। तो ये बहुत सारे कहीं ना कहीं अशाब्दिक भी हम अंतःक्रिया करते हैं। ठीक, तो बालक को अधिक से अधिक सिखाना शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक, तो शिक्षक का मोटिव क्या है, बच्चे को कहीं ना कहीं अधिक से अधिक सिखाना, जिससे कि उनका चहुमुखी विकास हो सके, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए वह बालक को शिक्षा के द्वारा सिखाता एवं नवीन तथ्यों की सूचना देता है। ठीक है, तो बच्चों को सिखाता है और नवीन तथ्यों की या जो सूचनाएं हैं उनको ज्ञान कराता है। ठीक है, तो छात्रों को शिक्षण कराते समय शिक्षक अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करता है। शिक्षक अपने पूर्ण मनोयोग, अपने पूर्व अनुभव, दक्षताओं के साथ
विभिन्न प्रविधियों, विधियों तथा विधाओं का उपयोग करता है। जब भी शिक्षक अपने छात्रों को जब सिखाता है तो वो अपनी क्षमता के अनुरूप ये प्रयास करता है कि बच्चों को हम सिखा लें। उसके लिए जो कह रहा है कि मनोयोग, जो पहले से उसके चीज़ें हैं उसके आधार पे भी सिखाता है, अपने जो पूर्व अनुभव हैं उनके आधार पे, और जो उसकी क्षमताएं हैं उसके आधार पे भी बच्चों को सिखाने और बताने का प्रयास करता है, जिससे कि बच्चों को जो भी प्रविधियां हैं, जो भी विधियां हैं, जो भी नियम हैं, उनको बच्चों को अच्छे तरीके से समझा दिया जाए। ठीक है, तो वो उनका उपयोग करता है, तमाम विधियों का प्रयोग करता है, तमाम प्रविधियों का प्रयोग करता है, तमाम शिक्षण सूत्रों का भी प्रयोग करता है, जिससे कि प्रयोग करके उन बच्चों को आसानी पूर्वक सिखा पाए। ठीक है, जैसे विधियों की बात करेंगे अगर, तो हमने आप लोगों को बताया व्याख्यान विधि, ठीक है, और प्रश्नोत्तर विधि, और उसके बाद कहानी विधि और प्रयोग विधि ना, वर्कशॉप विधि या कार्यशाला विधि, ये सारी कहीं ना कहीं विधि भी बताई गई हैं। अगर प्रविधियों की बात किया जाएगा तो तमाम प्रविधियों को भी कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने बताया गया, तो उसके सहायता से कहीं ना कहीं शिक्षक उसका उपयोग करके बच्चों को सिखाने का प्रयास करता है। अब शिक्षक द्वारा प्रयोग में लाई गई विधाएं या उपागम उसकी शिक्षण कला को सुगम बनाते हैं। अब यही जो शिक्षण के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं जो विधाएं हैं, जो विधियां हैं, प्रविधियां हैं, यही क्या है, शिक्षण कला को सुगम बनाता है। अब जितना ज़्यादा शिक्षक इन विधियों प्रविधियों का प्रयोग करके बच्चों को सिखाएगा, बताएगा, वो शिक्षण उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका है, व्याख्यान मान लीजिए कि विधि आपको आती है जिसके माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और एक ऐसा टीचर है जिसको तमाम विधाएं आ रही हैं, जिसमें वो व्याख्या भी आ रहा है, वो खेल माध्यम से भी सिखा रहा है, वो कहानी के माध्यम से भी सिखा रहा है, वो नाटक के माध्यम से भी सिखा रहा है, वो शैक्षिक भ्रमण भी करा कर सिखा रहा है, वो वर्कशॉप भी करा के सिखा रहा है, वो क्लासरूम में प्रयोग करके भी सिखा रहा है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के द्वारा भी सिखा रहा है। तो तमाम उसको प्रविधियां आ रही हैं जिससे कि विविधताओं का ध्यान में रख करके, बच्चे की जो व्यक्तिगत विविधताएं हैं उनको ध्यान में रख करके उसके आधार पर सिखा रहा है। तो ज़्यादा कारगर कौन सा टीचर होगा, जो कई तरीके से सिखा रहा है। जो सिर्फ एक तरीके से सिखा रहा है उससे बच्चे बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए शिक्षक क्या करता है, तमाम विधियों प्रविधियों का प्रयोग करके शिक्षण कला को सुगम बनाता है। तो यही क्या है, उपागम है, जिसके द्वारा या तमाम जो विधियों प्रविधियों की बात कर रहे हैं वो एक विधाएं हैं जिसका प्रयोग करके शिक्षण कला को सुगम बनाया जा रहा है। इसमें जितना टीचर महारत हासिल किया रहेगा या निपुण होगा वो उतना ही अच्छा शिक्षण कार्य कर पाएगा, जिसको नहीं आता है वो उतना कहीं ना कहीं संकुचित रह जाता है। ठीक बात। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों ये देख लीजिए, शिक्षण के नवीन उपागम के उद्देश्य क्या होते हैं। तो जो नवीन हम उपागम बच्चों के सामने रख रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। तो पहला है उद्देश्य की गतिविधि आधारित शिक्षण का ज्ञान देना। गतिविधि आधारित मतलब क्रियाशील बच्चों को करा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें भी करा रहे हैं जिसमें बच्चे क्रियाशील हों। तो क्रियाशील कैसे होंगे, जहाँ पर वाद विवाद करवाया जाए, जहाँ से बच्चों से प्रश्नोत्तर किया जाए, जहाँ से बच्चों से सहभागिता लिया जाए। ठीक है, बोर्ड पे बुला करके बच्चों से कराया जाए कि भाई आइए सवाल को हल करिए, आइए ब्लैक बोर्ड पे लिखिए इसको, या फिर खड़े होइए आप बताइए। सिर्फ शिक्षक ही ज्ञान देगा एक तरफा तो वो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली होगा नहीं जो व्याख्यान प्रविधि में होता है। अगर सहभागी शिक्षण किया जा रहा है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों क्रियाशील हैं, गतिशील हैं, तो वहाँ पर बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। तो ये उसका पहला उद्देश्य होता है। ठीक है, दूसरा है बालकों के सर्वांगीण विकास से संबंधित जानकारी से अवगत कराना। अब देखिए ये उपागम जो है वो बच्चों का कैसे सर्वांगीण विकास कर सकता है, ये उपागम बताता है। कैसे होगा बच्चे का, सिर्फ पढ़ने से ही हो जाएगा अगर मैं कहूँ, नहीं। सर्वांगीण विकास करने के लिए उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक,
भाषाई विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, सभी पक्षों में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा, सामाजिक विकास भी होगा, तब जाकर के बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो ये तब हो सकता है जब बालकों को हम उन उपागमों का प्रयोग करके उससे संबंधित जानकारी का अवगत कराएंगे, तब हो पाएगा। ठीक है। तीसरा है प्रशिक्षु शिक्षकों द्वारा भावी शिक्षक के रूप में कक्षा में बच्चों को स्वयं करके सिखाने की प्रवृत्ति का विकास करना। देखिए, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उन शिक्षकों, प्रशिक्षित शिक्षकों मतलब जो प्रशिक्षित हैं शिक्षक, उन शिक्षकों को क्या करना है, जो भविष्य में शिक्षक होने वाले हैं, उन शिक्षकों को शिक्षक के रूप में कक्षा में क्या करना चाहिए, बच्चों को स्वयं से करके सीखने पर जब अवसर देंगे, जब जोर देंगे, तो वो बच्चे सीख पाएंगे। तो टीचर को चाहिए कि जो बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो भविष्य में जाकर के शिक्षक होंगे, जिसको कह सकते हैं सेवा पूर्व, ठीक है, तो सॉरी सेवारत, तो ऐसे शिक्षकों को क्या करना है, उन बच्चों को ऐसे अवसर दिया जाना चाहिए जिससे कि वो स्वयं करके सीख सके। तो सेवा में जाने से पहले ही उनको ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। वो कौन करा सकता है, जो सेवारत शिक्षक है वो ऐसे प्रवृत्तियों का विकास कराएगा। उसके बाद है उपचारात्मक एवं बहुकक्षा शिक्षण के क्रियान्वयन विषय में बताना। ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण, देखिए उपचारात्मक पहले समझ लीजिए क्या होता है, तब आप लोगों को शायद ये पॉइंट समझ में आया कि इसका उद्देश्य क्या होता है। ये अगर देखा जाए तो चिकित्सा के क्षेत्रों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है उपचार, और उसी में एक शब्द होता है निदान। तो निदान आप देखेंगे कि समस्या या कठिनाई जो है बच्चों को समझने में, उसको पहचान करता है, क्यों समस्या हो रही है, किस कारण से समस्या हो रही है, तो समस्या का पता लगाना जो होता है वो निदान का काम होता है। लेकिन उस समस्या को पहचान करके उस समस्या को हल करना उपचार कहलाता है। तो ये तभी हो सकता है जब आप बच्चों की समस्याओं को क्या करिए, पहले पहचानिए और पहचान करके उस समस्या का हल करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, क्रियान्वयन के रूप में विषय में बताना। तो बच्चों में जो जिस विषय में समस्या है उस समस्याओं को हल करना। ठीक है। बहुकक्षा शिक्षण, तो ये बहुकक्षा शिक्षण क्या होगा, जैसे मान लीजिए टीचर का अभाव है, ठीक, तो हम उन बच्चों को क्या करें कि बहुत सारे बच्चों को एक साथ एक कक्षा में ही सम्मिलित कर लिया जाए। ठीक है। जैसे कक्षा 6, 7, 8, अब यहाँ पे टीचर नहीं है, तो इन कक्षों को क्या किए हमने एक साथ मर्ज कर लिया, मिला लिया। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे जल हो गया, ध्वनि हो गया, वायु हो गया ना, या फिर प्रदूषण हो गया। तो ऐसे जो कॉमन से टॉपिक होते हैं जो सब में होंगे, कक्षा 6 में होंगे, 7 में होंगे, 8 में भी होंगे, तो उन बच्चों को जब एक साथ बैठा करके जब शिक्षा देते हैं हम लोग, तो वही क्या कहलाता है, बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। कक्षा 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी एक साथ मिला करके जब हम शिक्षा देंगे तो वो बहुकक्षा शिक्षण कहलाएगा। तो उनके क्रियान्वयन के विषय में भी बच्चों को क्या करना, बताना कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप उसको कैसे समाधान करेंगे। ये इसका उद्देश्य होता है नवीन विधाओं का, कि अगर बच्चों के सामने कठिनाई है तो उसका उपचार कैसे करना है आपको, और अगर आपके सामने बहुकक्षा है या बहुकक्षा है तो उस समय आप कैसे परिस्थिति को डील करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुकक्षा शिक्षण करा करके भी उसके बारे में आप जब बच्चों जानते रहेंगे तब कहीं ना कहीं अच्छा शिक्षण कर पाएंगे। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, इस शिक्षण के नवीन जो उपागम हैं, उस उपागम में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे उपागम हैं जिसकी सहायता से हम शिक्षण का कार्य करते हैं।
जिसमें पहला नाम आता है आपका बाल केंद्रित शिक्षण, दूसरा आता है आपका सहभागी शिक्षण, तीसरा आता है दक्षता आधारित शिक्षण, उसके पश्चात आपका आता है उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, और उसके बाद होता है रुचिपूर्ण शिक्षण, और एक नाम आता है सह शिक्षण, ठीक है। तो सह शिक्षण को हम सहभागी शिक्षण भी कह लेते हैं। तो ये मुख्यतः 4-5 ऐसे शिक्षण हैं जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, आपको बताई जाती है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप किस प्रकार का शिक्षण करेंगे। तो ये नवीन विधाएं हैं जिसके आधार पे हम किस तरीके का शिक्षण करेंगे, तो आपको एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, फिर हम लोग एक एक शिक्षण पे बात करेंगे, ठीक है। तो शिक्षण के कुछ प्रमुख नवीन जो उपागम की बात कर रहे थे प्यारे बच्चों, उसमें पहला जो उपागम है वो बाल केंद्रित शिक्षण है, जिसको हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं। ये है क्या, तो समझ लीजिए थोड़ा सा। तो बाल केंद्रित शिक्षण से अभिप्राय ऐसी शिक्षण प्रणाली से है जिसमें बालक को केंद्र में रख करके अन्य जो नीतियाँ होती हैं उसका निर्माण किया जाता है। आजकल वर्तमान समय में जितनी भी शिक्षा प्रणाली बन रही है वो बालक को केंद्र में रख करके या मध्य बिंदु में रख करके कह सकते हैं कि पाठ्य वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि केंद्र में रखकर एवं अन्य नीतियों का निर्माण किया जाता है। इसमें शिक्षक अध्यापन के समय ऐसी प्रक्रिया को अपनाता है जिसमें प्रत्येक बालक की रुचि, आवश्यकता, सामाजिक वातावरण, विचारों की अधिगम शैली, ज्ञानात्मक, भौतिक एवं संवेगात्मक भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है, जिससे कि वो सफलतापूर्वक अधिगम कर सके। क्योंकि पढ़ाना हमको बालकों को है ना, तो बालक अधिक से अधिक ज्ञानार्जन कर सके, इसलिए बालकों की ही जो अभिवृत्तियां हैं, रुचि जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसको ध्यान में रख करके अगर हम शिक्षण कार्य करेंगे तभी हमारा शिक्षण सफल हो पाएगा और वो आसानी से सीख पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब भी अध्यापक अध्यापन कार्य करता है तो ये सब नीतियां अपनाता है कि प्रत्येक बालक की आवश्यकता क्या है, उसका नीड्स क्या है, ठीक है। तो उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके हमें शिक्षण कार्य करना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएंगे। जहां वो समझ गए कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उनका मन नहीं लगेगा। तो उनकी आवश्यकता क्या है ये ध्यान रखिए। सामाजिक वातावरण, क्योंकि जो भी सीखेंगे उसी वातावरण में जाकर के उसका प्रयोग करते हैं, तो वो जो सिखाना है सामाजिक वातावरण से संबंधित होना चाहिए, विचारों की अधिगम शैली होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ संज्ञानात्मक जो भी चीज़ें हो उनके मेमोरी लेवल का हो, स्तर का हो, भौतिक एवं संवेगात्मक भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो ये सभी बातों को अगर आप ध्यान में रख करके अगर शिक्षण कार्य कर रहे हैं तभी उनका अधिगम हो पाएगा, ठीक है, सफलतापूर्वक अधिगम हो सकेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए कि बाल केंद्रित शिक्षण का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो ये लक्ष्य होता है कि विद्यार्थियों को अधिगम में स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता प्रदान करना। इससे जब आप बच्चों को सीखने के लिए स्वतंत्रता ही नहीं देंगे तो वो अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। यहाँ पर स्वतंत्रता का आशय ये है कि एक निश्चित दायरे में रह करके वो सीख सके। जो भी उनकी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, वो उनका समाधान तुरंत किया जाए शिक्षक के द्वारा, ठीक है, तभी वो सीख पाएंगे। तो आवश्यक जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंपना छात्र केंद्रित शिक्षण कौशल को सीखने एवं स्वतंत्र रूप से समस्या का समाधान करने योग्य बनाती है। तो जब भी वो छात्र शिक्षण कौशल सीखने जाते हैं तो उनके योग्य होना चाहिए, तभी जो अध्यापन कार्य है उसके द्वारा हम स्वतंत्र रूप से बच्चे के समस्या का समाधान कर सकते हैं या फिर उसके योग्य बनाएगी। आधुनिक जो शिक्षा है वो कैसा है, वो प्यारे बच्चों बाल केंद्रित है। तो जो भी शिक्षा व्यवस्था वर्तमान समय में बन रही है वो बालक को ध्यान में रख करके निर्मित की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे महान दार्शनिक हुए, समाजशास्त्री हुए ना, या फिर कह सकते हैं शिक्षा शास्त्री हुए, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया है, जिसमें नाम आता है रूसो का।
जो कि बहुत बड़ा प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। टैगोर का, ये भी दार्शनिक हैं। अब देखे होंगे तो आदर्शवादी कहीं ना कहीं ये दार्शनिक माने जाते हैं। फ्रोवेल का, जो कि ये भी मानते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, या तो कहते हैं कि खेल विधि से बच्चों को सिखाना चाहिए ना, तो उस पर जोर देते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं बालकों को ही ध्यान में रख करके पेक्स्टोलॉजी हैं, मॉन्टेसरी हैं, मारिया मॉन्टेसरी भी हैं, जिन्होंने भी खेल विधि को ज़्यादातर जोर दिया है। तो अलग अलग समय पर बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया। ये आप देखेंगे तो बहुत समय से लोगों ने बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देने की बात की है, चाहे वो आपके दार्शनिक रहे हों, चाहे आपके शिक्षा शास्त्री रहे हैं, या फिर बहुत सारे, ये तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक भी हैं। फ्रोवेल का नाम देखेंगे और ये हैं। तो ये मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है कि बालकों को जब आप समझेंगे, उनकी आयु क्या है, उनका स्तर क्या है, कक्षा स्तर क्या है, अगर वो समझ करके तब आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तभी आप सफल हो पाएंगे। जब तक आप बच्चों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपका शिक्षा सफल नहीं हो पाएगा, या शिक्षण सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप भाई प्लानिंग करके लेके आ रहे हैं, लेकिन कक्षा 5 का बच्चा है, कक्षा 8 तक के स्तर का आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या बच्चा समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए बच्चों को केंद्र में रख करके ही आप शिक्षण कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए बाल केंद्रित, अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि बाल केंद्रित शिक्षा होने के अगर देखा जाए तो बालक के हितों को ध्यान में रखा जाता है। बच्चे ने क्या सीखा, सीखते समय बच्चों में क्या अवरोध या कठिनाई उत्पन्न हो रही है, ठीक है, बच्चों ने कितना सीखा और वो कितने चीज़ों का एकत्रीकरण कर रहे हैं, संकलन कर रहे हैं कह सकते हैं ना, और सीखे हुए ज्ञान का कितना वो प्रयोग कर पा रहे हैं। ये बहुत सारे बातों का कहीं ना कहीं टीचर जो है वो मार्गदर्शन करता है समय समय पर। तो ये बालकों का मार्गदर्शन करने के लिए ही ये छात्र केंद्रित बनाया गया है या बाल केंद्रित बनाया गया है। आज पूरा का पूरा जो मॉड्यूल आप देख रहे होंगे वो बालक को ध्यान में रख करके बनाई जाती हैं, ताकि बालक का चहुमुखी या सर्वांगीण विकास हो सके। अगर मैं एक उदाहरण के माध्यम से अगर आपको बताऊं तो कक्षा 3, 4 का 5 का जो भी किताब अगर आप उठा के देखेंगे तो हिंदी विषय का मान लीजिए मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें चहुमुखी विकास करने के लिए बच्चे के लिए आप देखे होंगे तो सबसे पहला जो पाठ उनका होता है वो सरस्वती वंदना से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी संस्कृतियों से जोड़ने के लिए ये पाठ सम्मिलित किए जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखे होंगे कि हमारे जो देशभक्ति कुछ होते हैं क्रांतिकारी विचारधारा के लोग, जिसको हम अपने आदर्श के रूप में मानते हैं, तो उनसे संबंधित जिसमें एक वीरता की भाव आप में उत्पन्न हो, तो ऐसे लोगों को पाठ सम्मिलित किया जाता है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, भगत सिंह का चैप्टर सम्मिलित कर दिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में चैप्टर सम्मिलित कर लिया जाता है, राणा प्रताप का कहीं ना कहीं चैप्टर सम्मिलित कर दिया जाता है। तो ऐसे कुछ चैप्टर हैं। फिर उसके पश्चात जो समाज सुधारक हैं, जैसे आप महात्मा गांधी जी को पढ़ लेते हैं ना, और फिर उसके बाद टैगोर को पढ़ लेते हैं, या फिर उसके पश्चात आप देखेंगे 1-2 चैप्टर ऐसे रहते हैं जो समाज सुधारकों के या राजनेता के पक्षों में आप कह सकते हैं कि जुड़े रहते हैं, जिससे आप राजनीतिक पक्षों का भी विकास कर सकते हैं कि जुड़ा रहता है। फिर उसके पश्चात आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो कुछ कहानियाँ रहती हैं जो मोटिवेशनल रहती हैं। तो कहानियों के रूप में कहीं ना कहीं मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ या फिर कुछ ऐसे राइटरों की कहानियाँ सम्मिलित की जाती हैं 2-3। ठीक, उसके पश्चात आप देखे होंगे कि गीत उसमें रहते हैं ताकि आपका सस्वर वाचन कर सके, आरोह अवरोह का ध्यान में रख करके लयबद्ध तरीके से आपको गीत भी गाने आ सके। ठीक है, तो देखेंगे बीच अध्यायों में 2-3 गीत भी रखे जाते हैं। फिर उसके पश्चात आप देखेंगे मनोरंजन से संबंधित भी रखे जाते हैं, जिसमें आप देखिए मेला चैप्टर हो जाता है। ठीक है, और भी कुछ ऐसे चैप्टर रखे जाते हैं। फिर उसके पश्चात आप देखेंगे इन्वायरमेंट
से संबंधित जागरूक करने के लिए प्रदूषण का एक चैप्टर रख दिया जाता है, या पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को रख दिया जाता है, जिसमें वृक्ष लगाने से संबंधित या बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें उसमें सम्मिलित कर दी जाती है। लोकतांत्रिक भावना डेवलपमेंट करने के लिए, नैतिक मूल्यों का डेवलपमेंट करने के लिए आप देखे होंगे तो ऐसे एक पाठ सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें आप देखे होंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से संबंधित सब ना गीत हो या फिर ऐसे कहानी के माध्यम से ऐसी चीज़ें भी रख दी जाती हैं। और लास्ट में अपने राष्ट्र के प्रति भी आप जागरूक हो, उसके लिए देखे होंगे तो राष्ट्रगीत भी कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित किया जाता है। तभी जाकर के बच्चे का एक पूरा का पूरा विषय वस्तु तैयार होता है और उस कक्षा के लिए सभी पक्षों का कहीं ना कहीं रखा जाता है, ताकि बच्चे का चहुमुखी विकास हो सके। खेल कूद से भी आप देखे होंगे कि बच्चों के कुछ न कुछ एक आध चैप्टर हो जाते हैं। तो आपको अब समझ में आया होगा कि हर एक पक्षों से कहीं ना कहीं निर्धारित करके उनका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, तभी बच्चे का चहुमुखी विकास हो सकता है। ठीक है, तो ये और लास्ट में हम अवलोकन भी करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। बाल केंद्रित है तो बालक को ध्यान में रख करके ही पाठ्यक्रम बनाया गया है। तो टीचर ये मूल्यांकन करता है या कह सकते हैं अवलोकन करता है, तो इसके कई तरीके होते हैं। बच्चों को बीच बीच में कक्षा में प्रश्न पूछ करके भी अवलोकन करा लेता है, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक ऐसे परीक्षाएं भी करा करके अवलोकन कर लेता है कि कितना सीख रहे हैं बच्चे। पोर्टफोलियो भी बनाता रहता है साथ साथ में कि क्रमिक उनका डेवलपमेंट क्या है बच्चों का। ठीक, और उसके पश्चात जो समस्याएं रहती हैं या सीखने में कहाँ बाधा आ रही है, उसका भी टीचर साथ साथ में समाधान करता चलता है। तो मूल्यांकन करने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक कक्षा से उठा करके दूसरे कक्षा में उनको डाल देना, बल्कि उनको सीखते संबंधी कहाँ पर कठिनाई उत्पन्न हो रही है, जिस विधि से समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो उतना अच्छा है कि नहीं, बालकों के लिए उपयोगी है कि नहीं, वो भी मूल्यांकन किया जाता है और समय रहते उसमें भी सुधार किया जाता है। इसलिए मूल्यांकन या अवलोकन भी किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है कहीं ना कहीं बाल केंद्रित शिक्षा, जो बालक को ध्यान में रख करके शिक्षा दिया जाता है। ठीक, तो हम लोग अब बात कर लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षक के उद्देश्य क्या होते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षण के कुछ निम्नलिखित उद्देश्य आपको देखने को मिलता है। तो पहला जो उद्देश्य है, बालकों का चहुमुखी विकास करना। ठीक है, तो अभी हमने पूरा पाठ्यक्रम आप लोगों को बताया, जिसमें हम चहुमुखी विकास की बात कर रहे हैं। तो बच्चा खेले भी ना, तो शारीरिक विकास हो, पाठ में ऐसे भी चीज़ें जिसमें रखी गई हैं तर्क, चिंतन, समस्याओं का समाधान वाला, तो मानसिक भी विकास हो, नैतिक भी विकास हो ना, आध्यात्मिक भी विकास हो। तो ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं तो चहुमुखी विकास करना होता है बालक केंद्रित शिक्षण बना करके। ठीक है, उसके बाद स्वयं बालकों में स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना। तो बालकों में क्या है, स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का भी विकास किया जाता है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना, ताकि वो स्वयं करके जब सीखते हैं तो उनका जो ज्ञान होता है वो ज़्यादा दिनों तक अस्थायी बना रहता है। तो यहाँ पर बालक में स्वयं करके सीखने का भी विकास किया जाता है। बालकों में आत्मविश्वास जागृत करने की भावना विकसित करना। आगे आप लोग जोड़ लीजिएगा, बालकों में हमने सिर्फ लिखा है आत्मविश्वास जागृत करने की भावना विकसित करना। तो हम बाल केंद्रित जब शिक्षण देते हैं तो बालकों में आत्मविश्वास जागृत करने की भी भावना विकसित होती है। जब वो खुद से कुछ भी कर लेते हैं, जो इसके पहले हमने लिखा स्वयं करके, जब खुद से वो करना जान जाते हैं, खुद से वो कुछ भी चीज़ें, जैसे मैं कहूँ कि बच्चे स्वयं से किसी छोटी मोटी कहानी को लिखना जान जा रहा है, किसी कविता का लेखन करना जान जा रहा है ना, वाचन करना जान जा रहा है, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होती है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ये भावना डेवलपमेंट कराई जाती है। बालकों में चिंतन, मनन, जिज्ञासा जैसी प्रवृत्तियों का भी विकास करना। तर्क, वितर्क, चिंतन जब ये कर पाते हैं तब कहीं ना कहीं बाल केंद्रित का उद्देश्य पूरा हो पाता है। ठीक है, तो ऐसी भावना भी डेवलपमेंट करना जिसमें बच्चे चिंतन करें, मनन करें, ऐसे जिज्ञासाओं का भी विकास करना है। फिर उसके साथ साथ सहयोग की भावना विकसित करना। तो छात्रों में क्या करना है,
सहयोग की भी भावना, जो एक दूसरे की सहयोग की भावना भी हो सके। आज वर्तमान समय में आप देखे होंगे कि चाइल्ड जो है या बालक जो है शुरुआत से ही सेल्फिश होता चला जा रहा है, सिर्फ अपने की ही सोचने लग रहा है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं एक दूसरे का सहयोग भी करना आपको आना चाहिए। तो ऐसी भावना हम शुरुआत में ही बच्चों को विकसित कराएं, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो शारीरिक दंड जो है उसका बहिष्कृत किया जाना, क्योंकि बच्चों को आप देखेंगे एनसीएफ 2005 भी कहता है कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उससे शारीरिक दंड दे देते हैं तो जो प्रश्न पूछने वाले रहते हैं वो नहीं पूछ पाते हैं और बच्चे डरने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं, विद्यालय से भी छोड़ के चले जाते हैं, तो उनका जो सीखना होता है वो अवरुद्ध होता है। इसलिए शारीरिक दंड का बहिष्कार करना चाहिए, ठीक है। और पुनर्वलन शिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए। बच्चे ने अगर सही प्रतिक्रिया दिया हुआ है, सीखने में वो क्रमिक विकास धीरे धीरे हो रहा है, तो बच्चे को भी सकारात्मक पुनर्वलन उनको दिया जाना चाहिए, ताकि वो मोटिवेट हों सीखने के लिए और अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित हो, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चों को हमेशा रुचि उत्पन्न करना चाहिए, तो समय समय पर टीचर को मार्गदर्शन भी करना चाहिए, परामर्श भी देना चाहिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है। तो प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए, बाल केंद्रित शिक्षण का जो आप लोगों को एक तरीके से अवधारणा बताया गया, अर्थ भी इसी में सम्मिलित है और उसके पश्चात उद्देश्य है, तो ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब उद्देश्य के पश्चात आप लोग बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं देख लीजिए। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हमने मुख्यतः 5 विशेषताओं को लिया है, जिसमें पहली विशेषता है आपकी स्वतंत्रता, ठीक है। एक है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी महोदय कहते हैं कि यहाँ पर स्वतंत्रता से आशय ये है कि बच्चों को जो भी पुस्तकों के आधार पर पढ़ाया लिखाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, तो बच्चों को ऐसा स्वतंत्र अवसर दिया जाना चाहिए या दिया जाए ताकि वो उस पुस्तकों को खोज सके या पुस्तकों में जो चीज़ें पढ़े लिखे हुए हैं पढ़ाया गया उसको खोज सके और उससे सीखने का प्रयत्न करे। तो ये स्वतंत्रता बच्चों को हमेशा दी जानी चाहिए ताकि वो नई नई चीज़ें खोज सके, ठीक है। तो खोजने से कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दी जाने की बात कह रहे हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि किताबों में तो खोजे ही खोजे, उसके साथ साथ वो व्यवहारिक जीवन में भी ऐसी चीज़ें खोज सके, ठीक है। उसके बाद है स्वक्रियाएं। स्वक्रियाओं के संदर्भ में कहीं ना कहीं फ्रोवेल महोदय ने एक नया आयाम दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि बच्चों को करके सीखने पर या गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को खेल के माध्यम से या फिर एक कहा है कि नाटकों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, संगीतों के माध्यम से सिखाने की बात की गई है। फ्रोवेल चाहते हैं कि बच्चों को ये सब क्रियाएं करा करके भी सिखा सकते हैं, जिसमें बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, रुचि लेगा। जब जिस भी विषय को पढ़ने में वो रुचि लेंगे तो वहाँ पर सीखना उनका ज़्यादा हो जाता है, और जब सीखने में रुचि लेते हैं तो वहाँ पर जो ज्ञान होता है वो अस्थायी माना जाता है। इसलिए फ्रोवेल महोदय कहते हैं बच्चों को स्वक्रियाएं करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। आत्मानुशासन पर बल, ये माना गया है कि जहाँ पर बच्चे ज़्यादा रुचि लेते हैं सीखने के लिए और क्रियाएं करके जब सीखते हैं तो स्वयं से कहीं ना कहीं अनुशासन की भी भावना आने लगती है। जब ज़्यादातर सीखने में ही बल देंगे तो उद्दंडता नहीं करेंगे या अनुशासनहीनता नहीं करेंगे, तो इसलिए अनुशासन पर भी बल दिया जा सकता है, ठीक। उसके पश्चात है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। तो शिक्षण अधिगम के लिए ऐसे बहुत सारे दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग करके हम कहीं ना कहीं शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। तो लेकिन जब भी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें, जिसमें दृश्य श्रव्य की बात कर रहे हैं, तो हम बालक के स्तर, कक्षा और आयु का ध्यान में रख करके उस सामग्री का प्रयोग करें ताकि बच्चों को समझ में आए। तो ऐसे कौन से दृश्य सामग्री होंगे, जैसे कि हम कह सकते हैं चार्ट पेपर लेके आए दृश्य के रूप में, श्रव्य के रूप में मोबाइल हो गया, या दृश्य श्रव्य दोनों की बात करें तो मोबाइल हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें ला करके बच्चों को दिखाया जा सकता है चीज़ें। तो उससे संबंधित अगर हम ला करके सामग्री को प्रयोग करके बच्चों को दिखा रहे हैं
तो वो जब देख रहे हैं और उसके बारे में सुन भी रहे हैं तो वो ज्ञान ज़्यादा दिनों तक अस्थायी रहता है। तो इस सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को सिखाना और पढ़ाना चाहिए। वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति का प्रयोग, तो देखिए कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति एक क्रमबद्ध होता है, सुनियोजित होता है ना, संगठित रूप में होता है। तो जब भी हम विधियों, प्रविधियों, पद्धतियों का प्रयोग करते हैं तो उनमें वैज्ञानिकता का विकास होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों में एक क्रमबद्धता आए किसी भी चीज़ को सीखने में, उस नियम और सिद्धांत के बारे में अच्छे ढंग से समझ पाए, जान पाए। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये बाल केंद्रित जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो बालक को ध्यान में रख करके ही कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये है आप लोगों के बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं जो आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, एक चीज़ और समझ लीजिए इसी में कि शिक्षक ने अपने अनुभव का आधार भी करके आधार पर भी कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाता है, शिक्षा देता है। तो वो ना क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है तो एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे जो कार्य क्षमताएँ रही हैं टीचर की, उसके भी आधार पर वो बालक को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य कराता है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि एक विशेषता होती है जो शिक्षक बालक को ध्यान में रख करके अपने अनुभव के आधार पर सिखाता है। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षण के महत्व क्या हैं? तो पहला महत्व जो देखने को मिलता है वो बाल केंद्रित शिक्षण सरल एवं रुचिपूर्ण शिक्षण है, क्योंकि बालक के लिए ही बनाया गया है, बालक का ही सर्वांगीण विकास करने के लिए किया गया है, बालक का चौमुखी विकास करने के लिए किया गया है। तो बाल केंद्रित शिक्षण क्या होता है? सरल होता है, रुचिपूर्ण होता है। सरल होगा, स्वाभाविक होगा, सहज होगा और रुचिपूर्ण होगा। जब ऐसी चीज़ें होंगी तो वहाँ पर बच्चा ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, हमें एक भाषा शिक्षक होने के नाते हम बच्चे को क्या डेवलपमेंट कराना चाहते हैं? हम बच्चे को बनाना चाहते हैं प्रतिभाशाली। ठीक है, और ये प्रतिभाशाली तभी हो सकता है जब शिक्षण क्या हो? सरल हो और रुचिपूर्ण हो। दूसरा जो महत्व है, बाल केंद्रित शिक्षण बालक को प्रधान मानकर शिक्षण पर बल देता है। प्रधान का मतलब मुख्य है, वही कौन? बालक। तो बाल केंद्रित जब हम शिक्षण देंगे तो बालक को मुख्य मान करके या प्रधान मान करके शिक्षण देते हैं ताकि बच्चों की उसमें सीखने में रुचि उत्पन्न कराया जा सके। ठीक है, तो बालकों को ही ध्यान में रख के किया जाता है। तीसरा है, इनमें ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उस पर भी प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है कि बेटा देखो अपने आप ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख जाइए। जैसे आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, यही ज्ञानेंद्रियां हैं ना। तो अगर ज्ञानेंद्रियों पर आप नियंत्रित, मतलब जैसे आपको क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है तो आप सिर्फ शारीरिक रूप से मत बैठिए। पता चला कि शारीरिक रूप से आप ऐसे बैठे हुए हैं या ऐसे बैठे हुए हैं और ध्यान आपका कहीं और है, तब आप जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, बाल केंद्रित ही क्यों ना हो, तब आप नहीं सीख सकते, क्योंकि आप शारीरिक रूप से तो यहाँ हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं और है। तो इसलिए आपको ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा कि नहीं, हम दिमाग भी यहीं पर रखेंगे, स्थिर रखेंगे, ताकि हम जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको सुन और समझ सकें। ठीक है, तो प्रशिक्षण देने पर बल दिया जाए, उनको योगा कराया जाए, ये सबसे बड़ा होता है, योगा कराया जाए, पीटी कराया जाए। ठीक है, खेलकूद भी कराया जाए जिससे कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण मिल सकता है। व्यवहारिक एवं सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, बाल केंद्रित जब शिक्षण दिया जाता है तो बच्चों को क्या होता है? व्यवहारिक भी ज्ञान मिलता है और सामाजिक भी ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि उसी के समाज से जुड़े बहुत सारी चीज़ों को प्रकट किया जाता है, तो ये भी ज्ञान दिया जाता है। अब फटाफट प्यारे बच्चों एक चीज़ और बता, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित में अंतर बता देता हूँ। पहले इसको नोट कर लें। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए आप लोगों को एक नंबर का प्रश्न पूछ लेता है कि छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित में क्या अंतर होता है। एक बार आप लोगों से प्रश्न पूछा गया था बहुविकल्पी में, 2019 में, 17 में भी पूछा गया था कि शिक्षक केंद्रित कहलाता है ना। तो उसमें ऑप्शन दे दिया था बहुविकल्पी में कि छात्र, शिक्षक दोनों
इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं बहुविकल्पी, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो एक साइड हमने लिखा हुआ है बाल केंद्रित शिक्षण, दूसरे साइड लिखा हुआ है शिक्षक केंद्रित शिक्षण। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या होता है ये समझिए। पहला इसमें बाल केंद्रित में कि बाल केंद्रित शिक्षण में बालक सर्वोपरि होता है। ठीक है, क्योंकि बाल केंद्रित कह रहा है तो बालक को ही केंद्र बिंदु में रखा जाता है, इसलिए बालक ही क्या है, सर्वोपरि है। ठीक, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक ही सर्वोपरि होता है, क्योंकि शिक्षक जो रहता है वही ज्ञाता है, वही बच्चों को बताता है। तो सक्रिय ज़्यादातर आप देखेंगे कि शिक्षक ही होता है, और छात्र क्या होते हैं, वो निष्क्रिय होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये शिक्षक ही सर्वोपरि होता है। ठीक है, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है प्यारे बच्चों, इसमें बालक की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है। स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है, किसकी, बालक की। ठीक बात, तो इसमें क्या है, बालक को स्वतंत्र रखा जाता है सीखने के लिए, तमाम प्रकार के अवसर दिए जाते हैं, विविध प्रकार के अवसर दिए जाते हैं ताकि बच्चा सीख सके, खोजने के लिए भी उसको अवसर दिया जाता है। तो इसमें बालक स्वतंत्र होता है। शिक्षक केंद्रित में इसमें शिक्षक का निर्देश एवं निर्णय सर्वोपरि होता है। इसमें छात्र को उतना स्वतंत्र नहीं किया गया, बल्कि छात्र जो होंगे वो शिक्षक के निर्देश के आधार पर चलेंगे और उन्हीं के जो निर्णय लेंगे वही सर्वोपरि होगा। तो यहाँ पर जो है शिक्षक ही पूरा निर्देश देगा और निर्णय भी शिक्षक का ही होगा। बात समझ में आया? यहाँ पे पूरी स्वतंत्रता छात्र की थी, यहाँ पे क्या है, शिक्षक को निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, या सर्वोपरि शिक्षक का ही माना जाता है। देखिए नेक्स्ट जो है आपका तीसरा पॉइंट है, इसमें अधिगम में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है। जब भी छात्र केंद्रित जो होता है उसमें भागीदारी जो होती है आप देखेंगे तो छात्र की सक्रिय होती है, यहाँ पर ज़्यादा बच्चा सक्रिय होगा। ठीक, लेकिन जहाँ शिक्षक केंद्रित शिक्षण की बात करेंगे उसमें जो विद्यार्थी होता है वो निष्क्रिय भाव से होता है, अधिगम ग्रहण करता है या अधिगम करता है। जैसे मैं ही यहाँ पर शिक्षण कार्य कर रहा हूँ, मान लीजिए लेक्चर मेथड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे तो बैठ करके सिर्फ लेक्चर सुनेंगे ना, तो वो श्रोतागण की तरह सिर्फ सुनते हैं, वो निष्क्रिय होते हैं, उनकी सहभागिता इतनी नहीं होती है। ठीक है, तो ये निष्क्रिय भाव से अधिगम करते हैं, जो हमने पढ़ाया, जो हम बताएंगे वो बच्चे सिर्फ सुनेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, शिक्षक सहयोग तथा विद्यार्थी को प्रोत्साहित दिया जाता है, या विद्यार्थी को प्रोत्साहन दिया जाता है। शिक्षक क्या करेगा, यहाँ सहयोग द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देगा छात्र में कि आप ये कर सकते हैं, तुम कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है, तुम्हें तो ये आता है, ये बहुत सारे कहीं ना कहीं प्रोत्साहन वो छात्रों को देता है। लेकिन यहाँ पे शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक विद्यार्थी का मार्गदर्शन एवं निरीक्षण करता है। शिक्षक यहाँ पे क्या करेगा, बच्चे का मार्गदर्शन करेगा और निरीक्षण भी करेगा। ठीक है, ये अंतर भी होता है। उसके बाद ज्ञान निर्मित होता है, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है। अब बच्चा छात्र केंद्रित है तो यहाँ पे ज्ञान भी निर्मित होगा और उसके पश्चात वो विद्यार्थी स्वयं करके सीख रहा है। क्योंकि ठीक, विद्यार्थी शिक्षक के ज्ञान प्राप्त करता है, तो यहाँ पर शिक्षक से छात्र ज्ञान प्राप्त करता है, और जो प्रदत्त होगा के रूप में वो शिक्षक ही होगा, क्योंकि शिक्षक के द्वारा ही ज्ञान बच्चों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। और भी बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन आपको एक नंबर का प्रश्न पूछता है तो 5 मेरे ख्याल से सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को आज जो बताया गया प्यारे बच्चों, वो नवीन उपागम बताए गए, जिसके अंतर्गत हमने पहला ही पॉइंट लिया है बाल केंद्रित शिक्षण। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, पूरा पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आपका ये बाल केंद्रित कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, अंतर जो भी दिया गया है।